हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कंप्यूटर साइंस की इस क्लास में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। जी हाँ, ये फुल्ली डेडिकेटेड क्लास है कंप्यूटर साइंस की, जो कि रिलेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक वीडियो को आप फॉलो कीजिए, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आपको अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो बात करते हैं हम लोग रिकैप की। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो कि पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, यानी कि 2 दिन हमारा हो चुका है। चूंकि ये टॉपिक कुछ ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब टफ भी है, ये देखा जाए तो एक तरह से ये टफ टॉपिक भी है, क्योंकि सभी लोग इसको नहीं समझा पाते हैं। तो हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इसलिए ये आज हमारा लास्ट है, यानी कि लास्ट दिन है इमर्जिंग ट्रेंड्स का, यानी कि 3 पार्ट के थ्रू ये हम पूरा आपको कवर कर देंगे। तो यदि बात करते हैं रिकैप की, तो पिछले 2 वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई। फिर हमने पढ़ा है मशीन लर्निंग, एमएल। फिर पढ़ा है हम लोग इमर्सिव एक्सपीरियंस के बारे में, इमर्सिव एक्सपीरियंस, जिसमें हमने पढ़ा है एआर, वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। इसके बाद हमने पढ़ा है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। फिर पढ़ा है बिग डेटा के बारे में, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इसी में हम लोग ने पढ़ा है डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी। और क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा जो 3 अलग अलग क्लाउड सर्विसेज है उसके बारे में, जो IaaS है, PaaS है और SaaS है, ये भी हमने कवर कर दिया था। तो ऑलमोस्ट पूरा मेन पार्ट हमारा कवर हो चुका है। इसमें 2 टॉपिक और बच गया है, जो कि है आपका ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन, जो कि आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो यदि आपका ये सब टॉपिक छूट गया, चूंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, तो जो टेक ट्रेंड में कर रहा है, यानी कि जो टेक अभी टेक्नोलॉजी ट्रेंड कर रहा है, उससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये इंटरनेट एंड इट्स यूटिलिटी जो हमने आपको लिखवाया था सिलेबस के लिए, उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें भी हम ये कवर करने वाले थे। तो अब तो खैर इमर्जिंग ट्रेंड से एक चैप्टर ही पढ़ा दिए हैं, तो हो सकता है कि इसमें हम ये कवर ना करें टाइम बचाने के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम उसमें कवर करेंगे। तो ये बात हो गई हमारे सिलेबस के बारे में, जो कि हमें इमर्जिंग ट्रेंड्स में पढ़ने हैं। तो आई होप कि आपने सारा वीडियोस देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को पहले वाले को, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और यदि अगर आपको पढ़ने के बाद भी कोई परेशानी आ रही है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, हमको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा है। और नए अगर जुड़े हैं आप चैनल से, तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग। तो इसके बारे में कहा गया है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्ड कंप्यूटर दैट वर्क टुगेदर एज अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर टू परफॉर्म लार्ज टास्क। अब कहने का मतलब है कि जो आपका ग्रिड कंप्यूटिंग है वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ नेटवर्क्ड कंप्यूटर, यानी कि एक नेटवर्क से देखा जाए तो अलग अलग कंप्यूटर्स बोले या फिर अलग अलग जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक साथ वर्क टुगेदर, एक साथ ये काम करते हैं एज ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर, यानी कि जो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है ग्रिड कंप्यूटिंग, वो इतना पावरफुल होता है, वो बस इतना ज्यादा पावर वो होल्ड करता है कि जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है ना, तो वो बड़े से बड़े टास्क को भी बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकता है। बात क्लियर है? जिसमें कहा गया लार्ज टास्क, यानी कि बड़े से बड़े टास्क को भी ये आसानी से परफॉर्म कर सकता है जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम आगे और आपको बताएंगे, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसको और आसान भाषा में बोले इसी चीज को, तो बोल सकते हैं कि इट लिंक्स मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, इट लिंक्स मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्सेस टुगेदर एंड प्रोवाइड्स एक्सेस, और उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है, या फिर एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेस में आपको क्या क्या आ जाएंगे, आपको आ जाएंगे पीसीज, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो भी आ जाएंगे, और इसमें ऑलरेडी एक सुपर कंप्यूटर भी इससे कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर है, तो इसके थ्रू भी सुपर कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, जो कि वेरी हाई लेवल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें सुपर कंप्यूटर का वर्क स्टेशन, जो वर्क स्टेशन है वो कनेक्ट हो जाएगा, सर्वर्स इससे कनेक्ट हो जाएंगे, और जो बड़े बड़े स्टोरेज, ये जो आपका एमबी केबी जीबी वाला नहीं, जो बड़े बड़े हायर लेवल के स्टोरेज है, वाईबी जेडबी वो लेवल वाले,
वो इससे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये पूरा। अब इसको एक फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग है आपका, ठीक है, इससे क्या क्या कनेक्ट रहेगा, इससे पीसी कनेक्ट हो गया, इससे आपका सर्वर्स कनेक्ट हो गया, इससे आपका कोई स्टोरेज कनेक्ट हो गया, इससे कुछ डेटाबेस आपका कनेक्टेड है, इससे आपका कुछ सुपर कंप्यूटर कनेक्टेड है, इससे कुछ वर्क स्टेशन कनेक्टेड है, WS वर्क स्टेशन। तो आप देख रहे हैं ये एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर है जिसके थ्रू अलग अलग डिवाइसेस, वो चाहे बहुत हाई लेवल के डिवाइसेस हो, लो लेवल तो इसमें नहीं रहता है वैसे, तो बहुत हाई लेवल के डिवाइसेस जो कि बड़े बड़े टास्क परफॉर्म करने के योग्य हैं, वो इससे क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। और इसी लिंकिंग के कारण, इसी लिंकिंग के कारण, इसी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसको लिखेंगे यहां पे कि अल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग से कितने अलग अलग जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं, और देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे हो रहा है, हो रहा है। पॉइंट क्लियर है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोलेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपका डिफिनीशन और ये फिगर के माध्यम से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मूव करेंगे इसके टाइप्स पे, क्योंकि इसके कितने टाइप है, तो दो टाइप है, एक है डेटा टाइप और एक है सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड। यानी कि डेटा ग्रिड बोले या फिर डेटा टाइप नहीं, डेटा ग्रिड बोले, और सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड, दो टाइप का ये होता है। अब आपको इसके नाम से क्लियर होना चाहिए, जो ग्रिडिंग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, डेटा के लिए हो रहा है। यानी कि डेटा का कुछ मैनेजमेंट होगा, डेटा का शेयरिंग होगा, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यही सब होगा। नाम से तो हमें यही लग रहा है। आइए देखते हैं डिफिनेशन। It is used to manage large and distributed data having multi-user access। ये उस लेवल के डेटा को मैनेज करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसके पास मल्टी यूजर एक्सेस हो। ये सिंगल डबल नहीं, मल्टी यूजर एक्सेस, मतलब देखा जाए तो हजारों में लाखों में वैसे जो यूजर्स होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, डेटा ग्रिड का यूज किया जाता है उसी के लिए। पॉइंट को क्लियर है, कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल डेफिनेशन हम आपको लिखवा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अगला बात करते हैं सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड को। तो इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है प्रोसेसिंग की। ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेसर लगा हुआ है तो क्या करेगा, प्रोसेसिंग की बात होगी। तो इन दिस ग्रिड प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन पीसी टू अनदर एज रिक्वायर्ड। यानी कि इसमें जो प्रोसेसिंग होता है वो एक पीसी से लेकर दूसरे पीसी में उसका मूवमेंट होता है, यानी कि मूव किया जाता है जरूरत के हिसाब से, एज रिक्वायर्ड, या फिर और लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क। यानी कि बहुत बड़ा कोई टास्क है उसको छोटे छोटे टास्कों में उसको डिवाइड किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये बात हो गया किसका, सीपीयू या प्रोसेसर ग्रिड का। और ये हो गया आपका डाटा ग्रिड। देखिए इसमें क्या है कि आपको बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ना है, जो बुक में भी दिया हुआ ना एनसीईआरटी का, वो इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है। अगर वो भाषा आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको समझ में ठीक से ना आए, उसका भाषा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है एनसीईआरटी का, आपको पता ही होगा। तो उसको हम एकदम तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर हम आप सोच रहे हो कि और इसको हाई लेवल पढ़ाएं, एग्जाम में हाई लेवल आएगा, एग्जाम में हाई लेवल आएगा, लेकिन इतना भी हाई लेवल नहीं आया कि आपको इंजीनियरिंग का चीज पूछेगा। अगर यही हम आपको इंजीनियरिंग पढ़ाते रहते तो हम फिर डिफरेंस बताते कि क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है, फिर दोनों को हम फिगर के माध्यम से बताते, बहुत कुछ बताते। लेकिन ये इंजीनियरिंग को हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम सिंपली 10+2 के टीचर्स के लिए हैं, आप इसके लिए हम बता रहे हैं। तो आपको बेसिक ये जान जाइए, क्वेश्चन आपका टच हो जाएगा क्योंकि सिलेबस में ये है। तो आई होप कि ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ब्लॉकचेन पे आते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन पे। कौन सा टॉपिक है, ब्लॉकचेन। आइए देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है इसका। तो ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, मॉडिफाई और हैक द सिस्टम। सिंपली अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ब्लॉकचेन जो सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, ब्लॉकचेन एक सिस्टम होता है जिसमें इंफॉर्मेशन की क्या की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी कि इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है। और किस तरीके से, इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज। मतलब वो इस तरीके से रखा जाता है कि उसको कुछ उसमें कोई भी चेंज करना, उसको हैक करना, उसको मॉडिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है।
इतना इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिकॉर्ड इस तरीके से की जाती है इंफॉर्मेशंस की, जिस तरीके से सिस्टम को चेंज, मॉडिफाई, ब्लॉक ये सब नहीं किया जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि बोले तो इम्पॉसिबल है करना। सिंपल इज दैट, ये इसका एक डिफिनीशन है जो कि एकदम आसान भाषा में है। अब बात करते हैं इसके टेक्नोलॉजी की, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो ये क्या कहता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डेटाबेस। डिसेंट्रलाइज कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मतलब कि अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक पूरा डेटाबेस का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। एंड शेयर्ड, और शेयरिंग की भी बात हो रही है डेटाबेस की, वेयर ईच कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ डेटाबेस। और जो शेयरिंग होगा उसमें हर एक कंप्यूटर सिस्टम के पास डेटाबेस का एक कॉपी होगा। ये क्या कौन कहता है? ये कहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस सिस्टम पे ये काम करता है। पॉइंट क्लियर है? कहीं कोई दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होना चाहिए। डिफिनीशन समझने के बाद अब देखते हैं हम लोग शब्द को तोड़ना, जो कि हम बार बार करते हैं। ब्लॉकचेन दो पार्ट में टूटेगा। ब्लॉकचेन, ब्लॉक क्या होता है? तो ब्लॉक कैन बी डिफाइंड एज सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा। चंक मतलब होता है टुकड़ा। अब आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सिक्योर्ड डेटा का क्या होता है? ये टुकड़ा होता है। ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है? सिक्योर्ड डेटा का टुकड़ा होता है। और चेन, यानी कि वही ब्लॉक को अगर चेन बना दिया जाए, मान लीजिए कि एक सिक्योर्ड डेटा का ये टुकड़ा है, अब इसी को चेन बना दिया जाए, ऐसी चेन बनेगा ना, तो ये क्या हो गया? ये आपका ब्लॉकचेन हो गया। जो डेटा है वो सुपर सिक्योर है। ब्लॉकचेन क्या है ये आपको यहां समझ में आ गया। इसका जो ब्लॉक है वो क्या होता है? सिक्योर चंक ऑफ डेटा है, यानी कि जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, जो डेटा का टुकड़ा है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो ये ब्लॉक हो गया, और उसी का जो चेन का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक पॉइंट और है कि ईच ब्लॉक हैज सम, यानी बोले कि ईच ब्लॉक हैज सम डेटा कॉल्ड इट्स हेडर। और हर एक ब्लॉक के पास, हर एक ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ डेटा होता है जो कि ऑब्वियस सी बात है सिक्योर होगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको उसका हेडर बोलते हैं। उसको उसका हेडर बोलते हैं। तो ये बात हो गई किसकी? ब्लॉकचेन की इंट्रोडक्शन की, जो कि एकदम आसान भाषा में हम लोगों ने देखा है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। जो ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन पूछा ही जाता है, क्योंकि चूंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक है तो एप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं पूछेगा ही। तो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन इसका क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का? डिजिटल करेंसी। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्या है? डिजिटल करेंसी। और आपको याद होगा क्रिप्टो करेंसी। अगर आपको पता है क्रिप्टो करेंसी, जो कि बहुत ही फेमस चीज है, तो डिजिटल करेंसी मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल तो आपको अच्छे से पता ही होगा, आपने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, जो कि काफी फेमस रहता है। एलोन एलोन भैया को लेकर काफी ये फेमस रहता है, चर्चा में रहता है डॉज कॉइन। तो ये सब जो काम करता है आपका क्रिप्टो करेंसी, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? वो काम करता है आपके ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी पे। ये इतना सिक्योर रहता है, ये सब आप सुनते ही हैं कि बिटकॉइन सब इतना सिक्योर है कि उसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल है। होता तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, अगर सिक्योर्ड फॉर्म में तो क्या होगा? इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो उसको डिक्रिप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। वो नॉर्मल इंसान के बस में नहीं है उसको डिक्रिप्ट कर देना। हाँ, ऐसा बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन धरती पे ऐसे इंसान हैं जो इसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें कंसेप्ट में क्या पढ़ना है? इसको डिक्रिप्ट उतना आसानी से नहीं किया जा सकता, यानी कि मॉडिफाई, चेंज इसको आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो ये बात हो गई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कहां कहां किया जा सकता है। तो यूज किया जाता है कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे हो गए बैंकिंग। तो बैंकिंग का जो डेटा होता है उसको तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सिक्योर रखना पड़ेगा। बैंकिंग के डेटा को ऑब्वियस सी बात है कि अगर सिक्योर नहीं रखा जाए तो लूटपाट ऑनलाइन तो चलता ही है, साइबर क्राइम तो कभी भी हो सकता है। तो बैंकिंग में इसका यूज किया जा सकता है। मीडिया, मीडिया में भी इसका यूज किया जाएगा कि मीडिया अपना डेटा छिपा के रखेगा, नहीं तो कोई दूसरा वाला लेकर फिर उसको वायरल कर देगा, हो सकता है, तो वहां भी इसका यूज होगा। डिफेंस सेक्टर, ये तो पूरा सिक्योरिटी यहाँ पे जरूरी ही है, तो यहाँ भी यूज किया जाएगा। मतलब जहाँ पे बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगा ना, वहां पे बहुत ब्लॉकचेन का यूज किया जाएगा, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है?
तो ये बात हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कुछ पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, इस पर प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हमें जानना है कि होता क्या है। एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। क्योंकि अगर आपके मन में आ रहा होगा कि हम इतना ही बता रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं बता रहे हैं, तो क्योंकि सिलेबस के हिसाब से चलेंगे ना, बहुत पढ़ाने बैठेंगे तो फिर 5-6 महीने पढ़ाने ही लग जाएगा पूरा। हम कहेंगे तो, चाहेंगे तो हम तो पूरा पढ़ा देंगे एकदम, 3-4 दिन सिर्फ ब्लॉकचेन ही पढ़ाएंगे, हमको मन भी लगेगा पढ़ाने में, लेकिन वो आपके काम का रहेगा नहीं, तो फिर कोई फायदा है नहीं पढ़ाने से। इंजीनियरिंग का चीज आप पढ़ नहीं रहे हैं जो हम पूरा पढ़ा दें, पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग इन डेप्थ पढ़ा दें, पूरा आपको बिग डेटा इन डेप्थ पढ़ा दें, डेटा साइंस पढ़ा दें, एनालिटिक्स सब कुछ डेप्थ पढ़ा दें, जरूरत तो नहीं है आपको। तो जितना जरूरत है हम उतना ही आपको पढ़ाएंगे, और वही आपको आसान भाषा में हम समझा देंगे। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो इमर्जिंग ट्रेंड जो चैप्टर है वो फाइनली कंप्लीट हो गया है, जो कि 3 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, टॉपिक तो ये कॉम्प्लेक्स ही था, इसको हम आसान भाषा में अब समझाने में तो टाइम लगेगा ही आपको, तो इसलिए हम लोग, चूंकि टाइम हमारे पास सफिशियंट है, इसलिए हम इसको 3 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11 इमर्जिंग ट्रेंड वो कंप्लीट हो गया। तो अगला जो टॉपिक है, यानी कि अगला जो चैप्टर हम बोले, वो है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिसको हम समझेंगे एल्गोरिदम के माध्यम से। अब एल्गोरिदम एकदम इंजीनियरिंग वाला हाई लेवल एल्गोरिदम नहीं कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम, वो नहीं, डेटा स्ट्रक्चर नहीं, सिंपल एल्गोरिदम के मामले से समझेंगे, सिंपल एल्गोरिदम के हेल्प से हम पूरा को समझेंगे, जो कि है चैप्टर 4। और हम बता दें आपको कि वो बड़ा चैप्टर है, तो आप थोड़ा इत्मीनान से पढ़िएगा, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम थोड़ा सा उसमें लगेगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल उसी नए टॉपिक के साथ, जो कि चैप्टर 4 है एनसीईआरटी क्लास 11 का। एनसीईआरटी का पूरा सभी चल ही रहा है, तो वो हमारा कल स्टार्ट हो जाएगा। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी को ये पता चल जाए कि ये क्लास चल रहा है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा थ्योरी क्लास है, जो कि 110% हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए, कंप्यूटर साइंस बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली एग्जाम को लेकर। तो एकदम आप क्लास अटेंड कीजिए, सारा क्लास देखिए, A to Z क्लास, और अब अपने दोस्तों को भी बताइए, रिलेटिव्स को भी बताइए, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं सारे को वीडियो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।